अस्सलाम वालेकुम। सिटी 10 में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो काइंडनेस के साथ पेश आए। आज के दिन दूसरे दिनों से ज़्यादा मैं ये बात पे इंसिस्ट कर रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स कल 14 अगस्त था। सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से, हम सब की तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा हमेशा तरक्की के रास्तों पर लेकर जाए। आज हमारे जो भी मसाइल हैं उनको अल्लाह ताला ख़त्म करें। जहाँ पर भी हम खुद गलत हैं अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हमें हिदायत दें कि हम अपने आप को बेहतर कर सकें, अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको बेहतर कर सकें। और इसी सोच के साथ, इसी ख्याल के साथ आज के दिन का, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे आज के अपना जो भी टॉपिक है उसको पाकिस्तान के साथ ज़रूर कनेक्ट करके रखें, हमारे पाकिस्तानियों के साथ ज़रूर कनेक्ट करके रखें। यही आज के शो में कोशिश रहेगी। एक बहुत ही खास मेहमान हमें इस डिस्कशन में आज के दिन ज्वाइन करेंगे और बातचीत करते हैं। आज बातचीत का आगाज़ करते हैं। तो जी हमारे साथ इमरान असलम मौजूद हैं, रिपोर्टर है हमारे। आपको वेलकम करते हैं इमरान। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है बहुत लास्ट नोटिस पे आपको आना पड़ा, इसलिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे साथ हमारे शो में मौजूद होने के लिए। जिस तरह मैं बात कर रही थी इमरान, ये जज्बा है जो हमारे मुल्क को लेकर, आई थिंक हमें शायद रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमारा मुल्क, हमारी सरजमीन कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम दूसरे ममालिक में मुसलमानों को देखते हैं या डिफरेंट और रिलीजियस कम्युनिटीज़ को देखते हैं और किस तरह से वो स्ट्रगल करते हैं सिर्फ बेसिक अपने मजहब फॉलो करने के लिए, जो भी रिलीजियस बिलीव्स आपके हों। लेकिन सबसे बेहतरीन बात हमारे मुल्क की कि आप जिस भी मजहब से बिलोंग करते हैं हम मिलजुल के रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर हो सकता है दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हाँ, इश्यूज हैं और हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चीज़ अपनी होती है उसको देख के ज़्यादा बंदा कहते हैं कि इसमें यहाँ पर जो है बेहतर चीज़ को किया जा सकता है, तो वो भी हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हमारी सरजमीन, हमारा पाकिस्तान और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज क्या लगता है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पाकिस्तानी की, किस तरह से हमें अपने मुल्क के लिए क्या फ़र्ज हमारे हैं? जी बिल्कुल, आज़ादी एक ऐसी अनमोल नेमत है कि कोई भी इस जो आज़ादी की कदर उनसे पूछें जिनके पास आज़ादी नहीं है, जिसके पास छत नहीं है, जो शेल्टर्स हैं। आपने बात की कंट्रीज़ की, कश्मीर को ले लें, फ़लस्तीन को ले लें, बर्मा को ले लें, जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ उनको ले लें, वहाँ पर देखें कि वो किस कदर अपनी आज़ादी खुद राय नहीं दे सकते, फ्रीडम नहीं है उनके पास। और सबसे पहली बात, फ्रीडम होगी तो मुल्क की बेहतरी के लिए बात की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है वो एक आज़ाद ममालिक में जो है वो रह रहे हैं। हमें बतौर पाकिस्तानी अपनी तमाम सेक्टर्स के लिए जो है वो इक़दाम उठाने के लिए अपनी सजेशन देनी चाहिए। जो इक़दाम हो रहे हैं उनके साथ हमें गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी की ये नहीं है कि आप आज़ाद हो गए हैं उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई है। आज़ादी ये कि आपने शऊर दिलवाना है लोगों को, ये एक ज़हनी शऊर होगा जो आप आज़ादी की डेफिनेशन में एक्सेप्ट करेंगे और उसके साथ साथ फिर आप अपने इर्द गिर्द तमाम जो है अपने अपने सेक्टर्स को देखते हुए बेहतरी लाएंगे। और इसी तरह फिर वो आप अपनी जो आपके बुज़ुर्गों ने, आबाओ अजदाद ने आज़ादी हासिल की होती है, तो आपने अब उन क्राइटेरिया में रहते हुए हर बंदे ने अपना अपना जो है वो किरदार अदा करना है। अगर कोई बाइक ठेला लगा रहा है या कमिश्नर है, एसी है, तमाम है, हर फर्द जो इस मुआशरे का हिस्सा है अपने अपने क्राइटेरिया में रहते हुए वो इस आज़ादी की नेमत को ऑन करते हुए अपना किरदार अदा करेगा और मुआशरे की बेहतरी के लिए वो है उसको कम से कम इतना होना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और यहाँ लोअर, मिडल, अपर तमाम तबके जो है वो मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। इसी की जो है वो डेफिनेशन आज़ादी है और इसी आज़ादी को लेकर जो है हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में अपने अपने किरदार को बखूबी सर अंजाम देना चाहिए। इमरान, एक जज्बा, एक सोच, जैसे आपने मेंशन किया कि कश्मीरियों को देख लें, फ़लस्तीनियंस को देख लें, और सच में जब आप क्योंकि हम खुद मुसलमान हैं तो जब सुनते हैं उनकी इंसिडेंट्स सुनते हैं या आपकी अचानक से आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको इनफैक्ट ये इश्यूज देखने को ही नहीं मिलते। तो मुसलमानों की जो सफरिंग है अराउंड द वर्ल्ड वो आपको सोशल मीडिया पे अगर कभी नजर आ जाए तो आ जाए,
बट मोस्टली आपको मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स अगर हम इंटरनेशनल देखते हैं तो उनके ऊपर ये डिस्कस होते हुए नजर नहीं आते। इनफैक्ट अगर मैं एक इंसिडेंट को मेंशन करूं यहाँ पर, जहाँ पर एक जगह पे, मैं स्पेसिफिकली नहीं जाऊंगी डिटेल में कि किसने कहा, कौन दूसरे एंड पे था, कौन सा चैनल था, लेकिन जहाँ पर नाम भी लिया गया पैलेस्टीन का तो उस टाइम इंटरप्ट कर दिया कि इस बारे में बात नहीं होगी, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि आज मुसलमानों के लिए वो रिप्रेजेंटेशन और हम वो आवाज उनकी बन के, पाकिस्तान में जरूर हम बात कर रहे हैं, आई थिंक पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसने ग्लोबल स्टेज के ऊपर खड़े होकर मुसलमानों के लिए आवाज उठाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मोस्टली अगर हम देखते हैं तो कोई हमारे पैलेस्टीनियन जो लोग हैं या कश्मीरी हैं उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए 5 अगस्त को इंडियन मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35 लगा के कश्मीरियों का जो एक आज़ादी की तहरीक थी ना उसको दबा दिया। तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी कौम पर जो है आंसू की शैलिंग तो देखी है, बैलेट्स जो है वो गिराए गए जिसके वो नबीना हो गए हैं। बहुत सी कश्मीरियों की नस्लें अभी तक नबीना हो चुकी हैं। सेकंड थिंग बात करें फ़लस्तीन की तो ये इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा है जिसको कंट्रोल कर रहा होता है। कोई भी जो इसको रजीम चेंज का भी नाम दिया जाता है कि कोई भी इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में जो इस तरह के वाक़यात होते हैं उसमें अगर कोई उनकी प्रेजेंटेड कम्युनिटी आगे नहीं बढ़ पाती तो उसको कंट्रोल किया जाता है। फ़लस्तीन में जो है वो मुसलमानों का किबला अव्वल भी है, वहाँ पर जो है वो पैगम्बरों की सरज़मीन भी है, हमारा किबला अव्वल वहीं पे था। लेकिन ताहाल वहाँ पर देखने को मिलता है कि मुसलमानों को मुजालम हो रहे हैं, जिसपे जो है इसराइली फोर्सेस की जानब से दिन ब दिन वहाँ पर जो है फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी की जा रही है, ब्लास्ट किए जा रहे हैं। तो इस पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी जो है वो एक सवालिया निशान है। पाकिस्तान जो है अपना हर सतह पर प्लेटफॉर्म जहाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस आज़ादी जो हमने आज़ादी हासिल की है इसकी वसात से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उसके लिए लाजमी आवाज़ उठाएं। अगर आपके पास सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, कश्मीरियों के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए और जितने भी मुस्लिम ममालिक में मजालम हो रहे हैं उनके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और हमारी हुकूमती सतह पर जो वजारत ख़ारजा है स्पेसिफिक हमें उस तरफ अपने तमाम लोगों को लेके आना चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ उठाएगा तो इंटरनेशनली सतह पे फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई जा सकती है, क्योंकि हमारा वो एक फॉरेन मिनिस्ट्री ऑन करती है इन चीज़ों को। और इसी तरह हमें आज़ादी को लेके तमाम तर पहलुओं को देखना चाहिए कि ऐसे ममालिक जहाँ पे मुजालम हो रहा है, मुस्लिम ममालिक, उनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहाँ पर ईसाई, सिख, तमाम मज़ाहिब, तमाम माइनॉरिटीज़ महफूज हैं और पाकिस्तान को तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए महफूज मुल्क करार दिया गया है। हम भी चाहते हैं कि इंडिया में मुसलमान क्यों नहीं सेफ, वहाँ क्यों नहीं सेफ, वहाँ क्यों जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अनासर हैं वो इश्ताल फैला रहे हैं। जी, एक्सट्रीमिस्ट इतनी फैला चुके हैं कि वहाँ पर हर आने वाली कोई मुस्लिम ममालिक के हवाले से कोई फिल्म में कोई थोड़ा सा टच भी दे देना तो उनको लगता है कि ये मुसलमानों को कोई प्रो पाकिस्तानी बात करते हैं। इनफैक्ट इमरान, आपने जरूर देखा होगा कि डिफरेंट सेलिब्रिटीज या पर्सनालिटीज जो कि मुसलमान हैं इंडिया में, उन्होंने अगर कोई प्रो पाकिस्तान बात की तो इनफैक्ट उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, उनके अगेंस्ट इतना हेट्रेड वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट एक सिचुएशन पैदा हो गई कि उनको अपनी जान की, इनफैक्ट लाइफ थ्रेटनिंग उनको बातें की जा रही थी, उनके अगेंस्ट उनको मैसेजेस किए जा रहे थे और जिनके बारे में कुछ लोगों ने बात भी की है। बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है कि अगर आप मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर बात करना चाहते हैं कुछ ममालिक के अंदर, तो आपको उसके ऊपर भी आपको हेट्रेड का सामना करना पड़ता है। आई थिंक पाकिस्तान हमेशा एक ऐसा मुल्क रहा है जहाँ पर हमने ना सिर्फ अपने मुल्क में कोशिश की है कि हर मजहब के लोग एग्जिस्ट करते हो, हाँ ऐसे लोग जरूर हैं जो कि आपको एक्सट्रीमिस्ट व्यूज के साथ मिलेंगे, लेकिन अगर आप जनरल पॉपुलेशन में एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को देखते हैं तो उसमें ये बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। हर मजहब की रिस्पेक्ट की जाती है, हर शख्स के डिफरेंट बिलीफ की रिस्पेक्ट की जाती है और ये एक बहुत बड़ी नेमत है और शायद हमें इस नेमत को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक हो सकता है अपना किरदार अदा करना ज़रूरी है, अपनी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, दूसरे मुसलमानों के हकूक़ के लिए, दूसरे मज़ाहिब के लोगों को जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो हमें इस्लाम में कहा गया है टॉलरेंस, जो हमारे मुल्क जब बना, हमारा मुल्क जब पाकिस्तान वजूद में आया
तो सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरत उस वक्त ना सिर्फ मुसलमानों की लेकिन हर उस मज़हब की जो कि आज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है, खुलकर अपने मज़हब को फॉलो करना, आज़ादी के साथ अपनी सोच को फॉलो करना, अपनी फैमिली के साथ वो एक आप नमाज पढ़ना हो चाहे वो या किसी और तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जिस भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हैं, कि सिर्फ अपनी फैमिली के साथ वो छोटी सी चीज़ है कि उस जो भी फेस्टिवल है आपका उसको मना सकते। तो ये हमारा मुल्क अज़हार आज़ादी राय, मैं समझता हूँ कि आज़ादी हासिल करने के बाद यहाँ पर अज़हार आज़ादी राय जो है वो सबसे अहम चीज़ है। हम किसी भी शख्स पर अपनी मनमानी के फैसले थोप नहीं सकते। उसके पास राइट्स है कि अपनी राय दे, अपने खुद से जिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से यहाँ पर कुछ हैं कि अभी भी वो अपना फैसला खुद नहीं ले सकते। हमारे पास वहाँ पे माफिया, बिल्कुल ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी पॉपुलेशन मौजूद है जी। तो इस तरह को इन अनासर को जो है हमें इस तरह की माइंड कॉन्सेप्ट को चेंज करने की ज़रूरत है, तभी हम जो है वो आज़ादी की सही डेफिनेशन समझ सकते हैं। और बीइंग हमें फ्रीडम नेशन, हम इन तमाम नेशंस के लिए आवाज़ उठानी चाहिए जो इस वक्त जो है वो कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हम तो आज़ादी की जो है वो कदर कैदी से ही पूछ लेते हैं कि वो क्या अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बाकी तो बड़ी दूर की बात है। बाकी कश्मीर को ले लें, फ़लस्तीन को ले लें, तमाम कंट्रीज़ को ले लें, उनको इस वक्त अशद ज़रूरत है आज़ादी की। और हमें आज़ादी के लिए उनके तमाम तर जो है वो शाना बशाना उनका साथ देना चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्म्स पर, डोमेस्टिक फॉर्म्स पर, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर, कंटेंट्स पे, तमाम जो है वो अपने प्लेटफॉर्म और क्राइटेरिया को इस्तेमाल करते हुए हमें उन तमाम ममालिक, उन तमाम मजलूम के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अगर कोई मिनॉरिटी के साथ कहीं जुल्म होते हैं, बीइंग हमें फ्रीडम कौम, उनके साथ भी स्टैंड लेना चाहिए। उनके अगर कोई जायज़ राइट्स हैं उस हवाले से भी जो है हमें उनके साथ इक़दाम उठाना चाहिए। यही नहीं है कि किसी भी एक मज़हब को फॉलो करते हुए आप आगे जाएं। तमाम इस झंडे में सब्ज़ और सफ़ेद जो है रंग है बहुत खूबसूरती से परोया गया है। और माशाल्लाह से आपने भी सब्ज़ और सफ़ेद मलबूस पहना हुआ है। यह कासी करता है किस चीज़ की कि यहाँ पर रहने वाले तमाम अक़लियत और तमाम जितने भी मज़हब के लोग हैं वो यकजा हैं और इसी झंडे के साए के नीचे तमाम तर कौम एक शाना बशाना जो है वो यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमें बहुत ज़रूरत है आज़ादी को ऑन करने की, ज़हनी तौर पे जो हमें आज़ादी की जो सही डेफिनेशन उसको शऊर दिलवाने की। हर शख्स को अपना राइट देना चाहिए, वो किस तरह ज़िंदगी बसर करना चाहता है वो करे और किसके लिए आवाज़ उठाना चाहता है वो करे। हमें किसी को ऑक्यूपाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप हमारे फैसले से इत्तेफाक करें। और देखें जो इख्तलाफ है ये जमहूरियत का हुस्न होता है। आप जब तक किसी से इख्तलाफ नहीं करेंगे तो तब तक आप जो है वो खुद को एक स्टैंडर्ड्स में नहीं पाएंगे। आपको चाहिए कि इख्तलाफ करें जहाँ पर हो सकता है और मुल्क की बेहतरी के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। जो भी शहरी जहाँ भी रहता है, गाँव में और शहरों में, किसी भी तबका में रहता है, उसको चाहिए कि मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। किसी भी सेक्टर को लेके उसको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इक़दाम की ज़रूरत करनी चाहिए। एंड यही हमारी कोशिश होगी आज के प्रोग्राम में। इमरान, हम डिफरेंट मसाइल के बारे में हमेशा बात करते हैं, बट मुझे लगा कि आज स्पेशली क्योंकि 14 अगस्त भी गुजरा है तो उसके बाद आपकी सोच इन अ वे कुछ पॉजिटिव बात भी ज़रूर होनी चाहिए। हम अपने मुल्क में जो खराबियां हैं उनको रोज़ टीवी चैनल्स पे भी डिस्कस होते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी डिस्कस होते हैं। और हमारा काम है, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है कि हम सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो हमारे इर्द गिर्द के जगहों पर जो चीज़ें गलत हैं, जो चीज़ें आवाम को इफेक्ट करती हैं और आवाम की आवाज़ बनकर हमने उन मसाइल को हाईलाइट करना होता है। तो आज के दिन लेकिन मुझे लगा कि जहाँ पर हम इतने मसाइल को हाईलाइट करते हैं उसके साथ शायद ये भी ज़रूरी है कि कितनी बड़ी नेमत है हमारा ये मुल्क, ये भी हम डिस्कस करें और ये भी रियलाइज़ करें कि हमारी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, कि हम बेहतर फैसले करें। आज के दिन इमरान, मेरा अपना दिल चाहता है कि आज हम उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी, कि हम अगर कभी पहले इन द पास्ट, इन हिस्ट्री इतने अवेयर नहीं थे, इतने यूनाइटेड नहीं थे। और लाइक वी सेड बिफोर कि ऐसे लोग जरूर मौजूद हैं जो कि अपनी सोच समझ रखते हैं, जिनके इस तरह के व्यूज हैं जिनसे मोस्ट लोग शायद नहीं अलाइन करते हो। मेरा पूरा हक है लोगों को, एज लॉन्ग एज आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंच रही, आपकी वजह से किसी को खतरा नहीं है किसी तरह का, आपकी मर्जी है आप किस तरह के बिलीफ और ओपिनियंस को रखना चाहते हो, उसके ऊपर हमारा काम नहीं है कॉमेंट करना। बट आज पाकिस्तानी कौम यूनाइट हो चुकी, पाकिस्तानी कौम अवेयर है। हम जानते हैं हमारे क्या हकूक है, हम जानते हैं हम क्या डिजर्व करते हैं, हम जानते हैं कि वो हुक्मरान हो, वो इंतजामिया हो, हमने उनसे क्या मांगना है, हम उनसे क्या चाहते हैं और हम क्या डिजर्व करते हैं।
अग्री करते हैं इस बात? यस, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि एज कम्पेयर टू लास्ट 10 ईयर अभी हमारी कौम जो है वो इस अवेयर में बहुत पीक पे पहुँच चुकी है। हर बच्चा, हर जितना भी जवान है वो अपने राइट जानता है। कॉलेज लाइफ से लेके अब तक जो है जितनी भी उसकी प्रोफेशनल लाइफ है उसको अपने राइट्स मनवाने का पता कि मैंने किस तरह अपने राइट्स, मेरे क्या है, मैं डिजर्व। यकीनन ये इसमें अवेयरनेस का बहुत बड़ा किरदार है और जिस कौम में अवेयरनेस होती है वही कौम तरक्की की तरफ गामजन होती है। और ये तरक्की की जानब जो पहली सीढ़ी है वो अवेयरनेस है। किसी भी प्रोजेक्ट को पाया तकमील और उसकी मुकम्मल कामयाबी का राज अवेयरनेस होती है। बहुत प्रोजेक्ट्स, बहुत चीज़ें फ्लॉप हो जाती हैं। देखिए ना, फिल्म आती है उससे पहले उसकी प्री प्रमोशन करते हैं, लोगों में बताते हैं कि ये चीज़ आ रही है। तो इसी तरह कोई भी आप सेक्टर्स को ले लें, उसकी अवेयरनेस जब तक नहीं करेंगे तो वो आई थिंक उस तरीके से वो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी जिस तरह से उसका एम होता है। तो नो डाउट पाकिस्तानी कौम जो है वो यूनाइटेड भी हो चुकी है। इसको लेके काफ़ी वो उनको पता है कि हमारे क्या मसाइल हैं। फैसलाबादी को ले लें, फैसलाबादी को पता है हमारे क्या मसाइल हैं। एंड ये सबसे मजे की बात है इमरान, आई लव कि हमारा मुल्क आज उस जगह पे खड़ा है, हमारे मुल्क के लोग इस जगह पे खड़े हैं। मजीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मजा आएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक दफा फिर सिटी 41 की पूरी टीम की तरफ से आपकी फैमिली को, हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आज के दिन बात करें हमारे मुल्क के हवाले से, हमारी सरजमीन के हवाले से, इससे ज़्यादा क्या बात हो सकती है या बड़ी बात हो सकती है कि आज दुनिया के जो हालात हैं, डिफरेंट ममालिक की आप बात कर लें, आप कॉन्टिनेंट्स की बात कर लें, किस तरह से वहाँ पर वॉर्स आपको नज़र आ रही हैं, जंगें नज़र आ रही हैं, मुसलमानों के हकूक आपको ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, खतरे में नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास हमारा मुल्क है, हमारी सरजमीन, और हम रियलाइज नहीं करते कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। हम रियलाइज नहीं करते हमारा क्या फर्ज है अपनी सरजमीन के ऊपर, और ये मुल्क है तो हम हैं। आई थिंक जब हम बात करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, डिफरेंट चीज़ों की, हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने मुल्क की वजह से, हम एट द एंड ऑफ द डे बड़े आराम से बहुत सारे लोग जाके डिफरेंट कंट्रीज में सेटल होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाके रहते हैं, वेकेशन करने जाते हैं तो बाहर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं तो बाहर से करते हैं। मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, कॉज आपको करनी चाहिए, आपको ट्रैवल करना चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन वो सब कुछ हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं। हर दफ़ा जब आप ट्रैवल करते हैं, अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो आप अपने पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ही ट्रैवल करके जाते हैं, उस पर लिखा होता है कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं। तो अपना फ़र्ज समझें, अपने मुल्क की, अपनी सरजमीन की नेमत को समझें और अपना फ़र्ज अदा करें। जैसे अपने घर का ख्याल रखते हैं, जैसे अपने घर में सफाई रखते हैं, उसी तरह से अपने मुल्क की भी सफाई रखें। जिस तरह से अपने घर में लोगों के साथ पेश आते हैं, अच्छी तरह सलूक करते हैं, उसी तरह से अपने हर पाकिस्तानी भाई बहन के साथ सलूक करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि अपने मुल्क को बेहतर करें। जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने मुल्क की बेहतरी में, प्रोग्रेस में, उसको कभी मत भूलें। और ये एक्सक्यूज बिल्कुल मत दें और लोगों की भीड़ में मत जमा हो जाएं कि जिस तरह से लोग करते हैं उसी तरह से आप भी करना शुरू हो जाएं। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अपना मुल्क है। अपने मुल्क के लिए एक एग्जाम्पल सेट करें, अपने आप को बेहतर करके, अपने आप को तब्दील करके, और आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करें। आज भी हम पाकिस्तान पर बात करें, पाकिस्तान के शहरी होने के नाते कैसे अपने आप को बेहतर करना है, अपनी सोसाइटी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान और भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं अली रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। अली रज़ा, मुझे पता है जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, आप खुद बहुत पैशनेट हैं। आपकी बहुत सारी, जो मैं आपका कंटेंट देखती हूँ, जो आप चैनल के लिए जब आप इंटरव्यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें आप पाकिस्तान के हिडन टैलेंट्स को सामने लेके आते हैं। ऐसी कहानियां आप मंजर आम पर लेकर आते हैं जो यूजुअली डिस्कस नहीं की जाती, जो यूजुअली बात नहीं की जाती। क्या थॉट प्रोसेस होता है उन कहानियों के पीछे, और किस तरह उसको रिलेट करते हैं हमारी आवाम के साथ, पाकिस्तान के? देखें, टीवी के साथ साथ आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर किसी के पास आजकल मोबाइल है और वो सोशल मीडिया को उसको यूज़ करता है अपने अपने तरीके से। कोई मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स हैं, उनसे अपना वक्त जो है वो लोग गुजारते हैं। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों तक, उनके पास मोबाइल के ज़रिए मैसेज वो पहुंचाया जाए, अपने पाकिस्तान का मैसेज वो पहुंचाया जाए। जिस तरीके से मैंने अभी रिसेंटली एक स्टोरी की है जिसमें वो लड़कियां हैं फैसलाबाद की जो काम कर रही हैं 15 अगस्त के लिए। अच्छा, जब उनसे बात की गई तो लोगों के माइंड में ये था, ये 15 अगस्त के लिए क्यों कर रहे हैं? 14 अगस्त तो चलो हम जश्न के तौर पर मनाएंगे, ये 15 अगस्त के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? बेसिकली उनका मकसद ये था कि हम जो 14 अगस्त है वो सर उठा के
मनाते हैं, और जो 15 अगस्त है वो सर झुका के मनाएंगे कि जो लोग हम कहीं भी जाते हैं, एक मैसेज देना चाह रहा था मैं उस स्टोरी में कि हम लोग 14 अगस्त मनाने के बाद अपने घरों को चले जाते हैं, वो प्लेस बड़ी प्लेस जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, झंडे लेके जाते हैं और वहाँ पे अपने जो झंडे छोड़ आते हैं वो जमीन पर गिरे होते हैं, उनको उठाने के लिए एक मैसेज होना चाहिए कि 15 अगस्त को अगले दिन हमने ये चीज देखनी है कि किसी जगह पे हमारा वो परचम जो हमेशा बुलंद रहने वाला परचम है वो कहीं जमीन पे तो नहीं गिरा, उसे देखना है और उसे उठाना है, उठाकर उसको बुलंद जगह पे रखना है, क्योंकि ये परचम हमेशा जो है वो बुलंद ही रहेगा और जब तक हमारी जान है, हमारे जिस्म में खून है, हमारी मुल्क का ये परचम हमेशा जो है बुलंद रहे। तो ये एक मैसेज देने का मकसद था। जिस तरीके का सेटअप को 14 अगस्त जारी बात है, हर बच्चा हर फैमिली का मेंबर बनाता है, यहाँ पे अकलीती जमातें हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं वो मना रहे हैं 14 अगस्त, लेकिन इसके साथ साथ हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जो हमारा परचम है वो हमेशा बुलंद रहे। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से वाबस्ता हूँ तो मैं थोड़ी सी इन दिनों ही की बात कर देता हूँ कि हमारा एक स्टार जो है वो कॉमनवेल्थ गेम में टॉप किया है नदीम अरशद ने, तो वो उसने बेसिकली एक 14 अगस्त का हमें गिफ्ट दिया है वहां को कि उसने अपना परचम जो है वो लहराया और बताया है कि पाकिस्तान परचम जो है वो खेल के मैदान में भी सबसे बुलंद है। उसके बाद इस्लामिक गेम के लिए भी वो गया तो वहां पे भी उसने टॉप किया और वहां पे भी अपना जो है वो पाकिस्तान का झंडा लहराया। तो प्लेयर्स जो भी बन के जाता है वो अपने लिए तो खेलता है, लेकिन उसकी सबसे ये होती है कि एक पूरी कौम और पूरा पाकिस्तान की नजर उसकी तरफ है और उसने ये परचम जो है इसको जो है वो बुलंद रखना है, उसके लिए वो अपनी जान की बाजी भी लगा देता है और हर तरीके की जो कोशिश करता है। मैं समझता हूँ कि जो भी बैरून मुल्क, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे कोई भी आप शोबिस को ले लें या हमारे स्टूडेंट्स जितने भी बाहर के मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, वो अपनी ज़ात के लिए नहीं जाते, वो पाकिस्तान के बतौर सफीर होते हैं। स्पोर्ट्स को ले लें, वो सफीर जो है वो लफ्ज़ छोटा नहीं है, कोई भी अगर हमारी कामयाबी होती है स्पोर्ट्स, शोबिस या दीगर जितनी भी सेक्टर्स में अगर हमें ये कामयाबी मिलती है तो हमें पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जो है उसको बुलंद कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। एंड इमरान, कुछ दिन पहले की मैं बात की थी, ये रिप्रेजेंटेटिव की आपने बहुत अच्छी बात की है कि सच में जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और आज अगर आप देखें, मैं कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ रही थी और एक रिसर्च थी जिसमें बात की जा रही थी कि किस तरह से पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तानी जो डिफरेंट शोबों में काम करते हैं लोग, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में एक्चुअली में अगर वो मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से आप देखें तो वो बहुत हाई नंबर में एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो किसी भी कंपनी की प्रायोरिटी होती है, प्रेफरेंस होती है किस मुल्क से लोगों को हायर करें या किस मुल्क के बारे में वो आप समझते हैं कि अच्छा यहाँ की जो स्किल्ड वर्कर है वो काफ़ी अच्छा रहा है, इन द पास्ट हमारे साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान उस लिस्ट में इतना ऊपर है और मैं बड़ी शॉक हो गई ये खबर पढ़कर कि हमारे मुल्क के लोग इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, मतलब इतनी लिमिटेड उनको कोई भी रिसोर्स होती है, फैसिलिटीज मौजूद होती है, फिर भी वो दुनिया में टॉप एप्लीकेंट्स में काउंट किए जाते हैं। वो चाहे बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करें, बड़े कॉलेजेस की बात करें, बड़े आप कंपनीज की बात करें, बड़े बिजनेसेस की बात करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को मैं स्पोर्ट्स के साथ ही अटैच करूंगा। अभी अरशद के हम नाम ले रहे थे, वो जिस जगह पे अपनी प्रैक्टिस करता है वो उनके घर के बिल्कुल करीब एक गवर्नमेंट स्कूल है जहाँ पे जगह है और खेलने के लिए जगह नहीं है। वो बेसिकली बस एक खुला सा मैदान है, स्कूल की जैसे जगह होती है गवर्नमेंट स्कूल की, वहां पे विलियन के जो अपना वो प्रैक्टिस है वहां पे करता है। उसके लिए कोई इतनी जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जितना दिया वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है और आज हर कोई जो बंदा है उसके लिए जो है वो ट्वीट कर रहा है और बाकायदा तौर पर शाबाश दे रहा है। तो इस ऐसे जो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको हुकूमत की जानब से भी थोड़ी सी सपोर्ट होनी चाहिए ताकि ये जो अपनी कारकर्दगी है वो मजीद अच्छे तरीके से जो है वो दिखा सके। जैसे आपने बात की कि कम सोर्स के बायस भी जो है वो अच्छी कारकर्दगी और अच्छा काम कर रहे हैं लोग, तो जिनकी लगन और जिनका मिशन सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने शहर का नाम रोशन करना है, तो उनके लिए ये चीज़ कभी मैंने नहीं रखती कि मेरे कमरे में एसी लगा है या नहीं लगा। मैंने ये जब मैं जो पढ़ रहा हूँ या जो चीज़ कर रहा हूँ मुझे वो चीज़ें मिल रही है या नहीं मिल रही, लेकिन मेरा जो मकसद है वो मैंने अपना जो है वो पूरा करना है। जी बिल्कुल, मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा, जैसा आपने बात की कि पाकिस्तान उन तमाम कंट्रीज़ की टॉप लिस्ट में है जहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस की जो है फ्रीलांसिंग की बात हो रही है।
तो नो डाउट पहले हम देखते थे गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ कि हमने अप्लाई किया, हमें जॉब आएगी तो हम आगे जनाब अपनी जॉब हासिल कर पाएंगे। सबसे पहले हमारा इन्हिसार होता था गवर्नमेंट जॉब पर। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स और इसके साथ साथ फ्रीलांसिंग का काम इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान उन तमाम ममालिक की लिस्ट में है जहां पर ऑनलाइन जितनी भी एम्प्लॉयमेंट का जो है वो राज है। आपने बात की, वो आर्टिकल मेरी नजर से भी गुजरा है कि पाकिस्तान उन ममालिक में मतलब इट फील्स लाइक हैप्पीनेस। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ना, जिस तरह से आपको भी कोई खबर पड़ती है या आपकी फैमिली में कोई इस तरह की कोई सक्सेसफुल हो जाए तो बड़े प्राउडली आप बड़े फख्र से नहीं बैठ के कहीं और बैठे हो, तो हाँ मेरे जानने वाले थे, मतलब मैं जानती हूँ उनको, तो उस तरह की फीलिंग आ रही थी। और पाकिस्तान का नाम जब भी अगर आप देखते हैं किसी भी लिस्ट के ऊपर देखते हैं टॉप पे, और जो अच्छी स्पेशली लिस्ट है अगर आप देखते हैं जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो पाकिस्तान पे बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको कोप करने के लिए जो हम लोग अभी से कोशिशें शुरू हो गए हैं उस लिस्ट में भी हम लोग बेहतर कर रहे हैं, हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम उन मुल्कों में शामिल हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजों में जब आप देखते हैं पाकिस्तान का नाम ऊपर तो बड़ी खुशी महसूस होती है। इमरान आप क्या कहेंगे इस सवाल? जी बिल्कुल, इतनी खुशी महसूस होती है। आपने क्लाइमेट चेंज की बात करी तो इस दफा तो जो है वो यूएनओ ने पाकिस्तान का एक प्रॉपर से मेजबानी का नाम डिक्लेयर कर दिया था कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान का इतना किरदार अहम है, और बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट था और प्लांटेशन पूरी दुनिया में रिकॉर्ड किया गया, और वो पाकिस्तान का इनिशिएटिव ही था कि आज आप देख लें यूके में कितनी जो है टेम्परेचर हाई है, उसकी बड़ी वजह ये है कि वहां पर प्लांटेशन नहीं है, और पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया जिसको आज पूरा वर्ल्ड वाइड जा रहा है कि प्लांटेशन इज अ बिग नेसेसिटी थिंग्स फॉर अस, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर फ्यूचर लाइफ, क्योंकि हमें साथ साथ खुद को बचाना है इस टेम्परेचर से, इस क्लाइमेट से। तो प्लांटेशन इज द बेस्ट। देखा ना हमारे झंडे पे सब्ज निशान है और जो सफेद निशान है वो हरियाली, सब्ज, इट फील्स लाइक अगर आप किसी साइकेट्रिक के पास भी जाएं वो आपको रंगों से खिलाता है। एंड जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये भी बताएंगे आपको कि अगर अभी तक आपने 14 अगस्त के हवाले से कुछ नहीं किया तो अब आपने क्या करना है, इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर ब्रेक लेते, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारे मुल्क के हवाले से बात कर रहे हैं, आपकी एज ए सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी शहरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जहां पर हम 14 अगस्त को अपने झंडे घरों पे झंडे लगाते हैं और झंडे लेकर निकलते हैं, सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी पोस्ट लगाते हैं, ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, व्हाइट कलर के दुपट्टे ले लेते हैं, लेकिन क्या हम सच में पाकिस्तानी शहरी होने का फर्ज निभाते हैं? और ब्रेक में जाने से पहले इमरान आपने बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से बात की थी और यही मैं कहना चाह रही थी इनफैक्ट कि जहां पर हम यूजुअली जिस तरह बात की अली ने कि हम झंडे फेंक देते हैं या हम गंद मचा देते हैं जब भी अगर 14 अगस्त के बाद जब सफाइयां की जा रही होती हैं अगले दिन, तो वो आपको सड़क के साइड पे हमारे परचम पड़ा हुआ नजर आ रहा होता है। बड़ी अफसोस की बात होती है। तो बजाय उसके अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया या सोच रहे हैं कि आप किस तरह से अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपका अपना लॉन है, अगर आपके पास अपनी जगह है, वहां पर आप खुद दरख्त लगाएं। अगर आपके पास अपनी जगह नहीं है तो बहुत सारे डिफरेंट पार्क्स फैसलाबाद शहर में मौजूद है जहां पर जाकर आप अपने बच्चों के साथ जाएं। हर शख्स अपनी फैमिली में से सिर्फ एक दरख्त आप प्लांट करें उसको, और अपने मुल्क की तरक्की में, अपने मुल्क की बेहतरी में, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि छोटा सा एक्ट है आपका, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत बड़ा होगा, इसका इम्पैक्ट हमारे मुल्क के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें आपने बात कही कि अगर अपने घर में जगह नहीं है, एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे तो घर के सामने कोई जगह नहीं है जहाँ पे हम अपना पौधा लगाएं या कोई ऐसी दरख्त लगाएं, लेकिन मैसेज हमारा ये है कि हम किसी भी जगह पे जाके लगा सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे लगे कि ये जो एरिया यहाँ पे अगर हम दरख्त लगाए इसका हमें फायदा होगा, अगर हम नहीं ले सकते तो हमारे जो आसपास के वहां पे रहने वाले जो लोग हैं कम से कम वो तो इससे फायदा हो सकता, आने वाली जो नस्लें हैं वो इससे जो है वो फायदा उठाएंगी। इससे बेहतर थोड़ा सा इमरान भी आपको बता सकते हैं क्योंकि इनकी इस हवाले से बीट भी है कि कुछ जो है वो दरख्त काटे भी जाते हैं, उन हवाले से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। और कुछ मैं इस चीज़ पे भी आऊँगा कि जो कॉलोनीज वगैरह जिस एरियाज में बनती हैं वो अक्सर जो है वो ज़रूरी इलाके होते हैं और उनको ख़त्म करके जो है वो मुख्तलिफ कॉलोनीज बन जाती हैं। क्या इस पे भी जो है वो हुकूमत को कोई ऐसा शेड्यूल होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ बन रही है तो वहाँ पे इतने हिस्से तक जो है वो ग्रीनरी होनी चाहिए, तो हम ये चीज़ बहुत कम देखने में मिल रही है। जी बिल्कुल, दो एस्पेक्ट है, मैं उस पर बात करूंगा। सबसे पहली बात ये कि प्लीज़ इस दफ़ा झंडे की जगह आप एक दरख्त ले लें और उस दरख्त को लगाएं। दरख्त लगाना सदका जारी भी है, ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस दफ़ा अभी महकमा जंगलात ने इनिशिएटिव दिया है और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कंजर्वेटर के हमरा जो है वो तकरीब में तमाम दिन
पौधे लगाए जाएंगे। 14 अगस्त तमाम दिन पौधे लगाए जाएंगे और इस दिन को प्लांटेशन डे के हवाले से शजरकारी मुहिम का दिन करार किया गया है। अभी इसमें देहातों को लेके 35 लाख से ज़्यादा जो पौधे हैं वो फैसलाबाद डिवीजन में रख दिया गया है टारगेट, जिसमें सिविल सोसाइटी, तमाम तलीमी इदारे, गवर्नमेंट जितने भी है, जिसको चाहें वो महकमा जंगलात से अप्रोच करें, महकमा जंगलात उसको पौधे देगा और वो लगाएगा। दूसरी बात ये कि हम दरख्तों को क्यों काटते हैं, ये महकमा जंगलात की जुरिडिक्शन में आती है कि कोई भी ऐसा दरख्त जिसकी एक जो मानसून के पेश नज़र हाईवेज, सड़कों में कुछ ऐसी वजह से तनाव में गिर जाते हैं, उसको काटना बहुत कंपलसरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हाउसिंग सोसाइटी, हमारे लोग, हम तमाम ग्रीनरी को इन्होंने तबाह कर दिया है, जिसमें फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को मैं स्पेसिफिकली कोट करता जाऊंगा कि इन्होंने अभी तक तमाम क्राइटेरिया इनका ये है कि कोई भी हाउसिंग सोसाइटी, इसमें तमाम फैसिलिटी होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, कब्रिस्तान होना चाहिए, बच्चों के लिए प्ले लैंड्स होने चाहिए, पार्क्स होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी को काट कर, ये हाई कोर्ट ने कोर्ट किया था कि कोई भी ग्रीनरी की जगह काट कर वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनाई जाएगी। लेकिन हम कर रहे हैं, हमारे इदारे साथ दे रहे हैं, गिव एंड टेक के साथ सारा कुछ मामला चल रहे हैं। सो आई थिंक इट शुड बी स्टॉप, बिकॉज हमें अपनी नस्ल को बचाना है, प्लांटेशन करने की जरूरत है। हम वक्तन देखते हैं कि इनको नेग्लिजेंस को कोट करते रहते हैं कि जहां जहां पर ग्रीनरी को ये काट के हाउसिंग सोसाइटी एस्टेब्लिश की जा रही हैं, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की जा रही हैं। फैसलाबाद टेक्सटाइल जो है सिटी है, यहाँ पर आप देखते हैं दिन ब दिन जो है वो स्मोक क्यों बढ़ती जा रही है। इसकी बड़ी वजह ये है कि बिल्कुल ऐसा ही है कि इनको फैक्ट्रीज को, टेक्सटाइल को शहर से बाहर लगाना चाहिए, जो बड़ी माहौल को आलूदा करती हैं। हाउसिंग सोसाइटी भी ठीक है, अगर बन रही हैं तो उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो स्टेट लैंड जिसमें प्लांटेशन है उसको रिमूव नहीं किया जाए, उसको इंक्रोच नहीं किया जाएगा। आप हमारी नस्ल को, हमारे आने वाले जितने भी सोसाइटी है उसको अच्छा मैसेज देते हैं, अपनी सोसाइटी जरूर बिल्ड करें, लेकिन कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाकर खुदा इस मुल्क पर रहम करें, जो भी आया वो इस मुल्क को काटने के लिए आया। अच्छा, मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहता हूँ इनकी बात। इन्होंने कहा कि डीसी और कमिश्नर की जानब से 14 अगस्त को जो है वो पौधे लगाए जाएंगे और बाकायदा तौर पर शजरकारी होगी सारा दिन। तो पौधे तो लगा दिए जाते हैं, पिछले साल भी लगाए थे ज़िला इंतज़ामिया की जानब से, लेकिन उनकी केयर नहीं होती। 3-4 दिन के बाद वही जो पौधे लगाए जाते हैं, जो शजर के, वो ख़त्म हो जाते हैं, या तो वो गिरे पड़े होते हैं, या तो फिर उनको पानी नहीं मिलता, या तो फिर उनकी केयर उस तरीके से जो है वो शायद PHA इसको देखता है, या कोई भी जो महकमा है ज़िला इंतज़ामिया एक जिम्मेदारी लगाए कि इन जो पौधे हम लोग लगा रहे हैं इनकी केयर भी करनी है आप लोगों ने। मतलब आप अगर 36,000 पौधा लगाते हैं, उसमें से अगर 15,000 भी ग्रोथ करता है, बढ़ता है पौधा, तो हमारे लिए वो फायदेमंद हो। अगर 36,000 में से अगर 500 ही वो बढ़ेगा तो फिर क्या फायदा उस चीज का। वो अपने आप खुद ब खुद, अगर वहां पे बारिश हो गई या फिर कोई पानी उसको वैसे मिल रहा है तो इस वजह से वो तो पौधा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो पौधे लगा रहे हैं तो उनकी केयर भी उसी तरीके से ही होनी चाहिए। कम से कम और कुछ ना हो तो ये जरूर हो कि ये जो पौधा है ये कमिश्नर साहब ने लगाया था, ये देखें आज कितना बड़ा हो गया है और इसने ग्रोथ किया है। बदकिस्मती से जो पौधा वो खुद लगाते हैं, जो मुतलका ज़िला इंतज़ामिया के बड़े अफसरान लगाते हैं, वो भी पौधा 4 दिन के बाद कहीं गिरा पड़ा था। हाँ जी, और कुछ चीजें जो कि मैंने नोटिस किया पर्सनली 14 अगस्त के आसपास आपको नजर आती है। वन व्हीलिंग बहुत ज्यादा नजर, मतलब ये क्या तरीका हुआ जश्न आज़ादी मनाने का, ये भी मुझे जरा समझाएंगे क्यों, क्या इसमें अट्रैक्शन होती है, लड़कों को नजर आ रही होती है कि वो सवार हो जाते हैं मोटर बाइक के ऊपर, और इसमें क्या एक्साइटमेंट होता है, किस तरह आप अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए कैसे काम करें अगर आप वन व्हीलिंग कर रहे हैं? मैं हैप्पी न्यू ईयर पे भी मेरी हमेशा ड्यूटी होती है रात, क्योंकि 12 बजे के टॉप में मैंने विपर देना होता है, और 14 अगस्त के हवाले से भी 12 की, जैसे ही 13 से 12 की डेट होती है तो विपर होता है। मुख्तलिफ शहरों पे हमारे जो रिपोर्टर हैं, साथी रिपोर्टर भी खड़े होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है कि एक नौजवान, जो मुझे सिर्फ इस चीज़ की समझ नहीं आती, वो दिखाना क्या चाह रहे होते हैं, वो किन को दिखाना चाह रहे, क्या साबित करना चाह रहे होते हैं कि ये मैं ये कर रहा हूँ, किन को दिखाना चाह रहे होते हैं। मतलब अगर तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी कहीं पे मुकाबला चल रहा है और 8, 10, 50 कैमरे देख रहे हैं आपको, और दुनिया पूरी देख रही है कि यार ये जो बच्चा काम कर रहा है ये कोई भी नहीं कर रहा, मतलब आपको देख भी कोई नहीं रहा, आप अपनी मस्ती में। और इतना बड़ा नुकसान होता है किसी माँ का, अगर कोई बेटा जो जवान हो और वो जब वो गिरते हैं
तो हलाकतें भी जो है वो हमें मिलती हैं, हमारे जो रिपोर्टर वो बताते हैं कि ये हलाकतें हो गई, तो वो उनके घर वालों को अपना कम से कम अपना नहीं तो अपनी फैमिली का ख्याल रखें, उनका रखें। जिस माँ ने आपको घर से भेजा है कि आपके उसने माँ ने तो यही कहा कि 14 अगस्त की खुशियां मनाने के लिए मेरा बेटा घर से निकला है, उसके माँ बाप के जी 14 अगस्त है आज तो बाहर निकले हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त को, लेकिन अपने माँ बाप का, अपनी फैमिली का, अपने जो बच्चे हैं उनका ख्याल रखते हुए आपने, इनका सबसे बड़ा ये भी चीज़ है कि मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि इनको भी कुछ हो, खराश भी हो, लेकिन जब ये खुद गिरते हैं तो साथ में किसी राहगीर जो कोई और जिसका बेचारे का कसूर भी नहीं होता, जो घर से अपने बच्चों के साथ निकला होता है, उसके साथ जब टच होते हैं, जब उसको हिट होते हैं तो उनकी जान को भी जो है वो खतरा हो जाता है। तो कम से कम अपनी जान तो आप बचाएं, लेकिन जो राहगीर जो लोग जो खुशियां मना रहे हैं 14 अगस्त की, कम से कम उनका तो आप ख्याल रखें। एंड ये चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसका हर शहरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी जान को रिस्क ना करें, किसी और की जान को भी रिस्क ना करें। इमरान, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, हमारी आवाम को? खुदारा, ये जो आज़ादी है ये हमारे खून की आज़ादी है, ये मंचलों की आज़ादी नहीं है, ये वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग या ये बाजे बजानों की आज़ादी नहीं है। इस आज़ादी के पीछे हमारे आबाओ अजदाद का खून है। प्लीज़ उस कॉन्सेप्ट को समझें और आज़ादी की कदर करें। और के साथ जो है वो 14 अगस्त की रात को पुलिस कर ही लेती है, दफ़ा 144 के तहत तमाम को अरेस्ट भी कर लेती है। प्लीज़ आज़ादी की नेमत को समझें। अब ये ट्रेंड बन चुका है कि आपने वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, ये जो बाजे पूरा रात यही बजते रहेंगे, म्यूज़िक लगता रहेगा। अगर हम जानें, इस आज़ादी को पढ़ें, इस आज़ादी की कॉन्सेप्ट को देखें, तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिसका सेक्टर है भाई उसके लिए अपना बेहतरी का किरदार अदा करे, तो इंशाअल्लाह कहते हैं कि कतरे कतरे से दरिया बन जाता है। हर शख्स अपने सेक्टर में अपना किरदार अदा करे तो यकीनन पाकिस्तान एक मिसाली मुल्क बन सकता है। बिल्कुल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो और बहुत सारी दुआएं, बहुत 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 सारी दुआएं हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क की वेलबींग के लिए, हमारे शहरियों की वेलबींग के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए हमारे साथ। वेलकम बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। अब हमारी कोशिश होगी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करें। आपको पता है हमारे शो में हमारी हमेशा कोशिश रही है कि हम स्पोर्ट्स के हवाले से ज़रूर बात करें। आज भी कुछ ऐसे होगा, फैसलाबाद शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आई थिंक कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। जो हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो इनफैक्ट डिजर्व करते हैं कि उनके पास वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, फैसिलिटीज़ मौजूद हों जिसका इस्तेमाल करके वो अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, ग्लोबल स्टेज के ऊपर कम्पीट कर सकते हो, पाकिस्तान के अंदर इंटरनली फैसलाबाद का नाम रोशन कर सकते हो। हमारे साथ तो बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे गुफ्तगू करेंगे इसी हवाले से। तो जी, सबसे पहले हमारे साथ नवीद नज़ीर साहब मौजूद हैं, केयर टेकर हैं इकबाल स्टेडियम के। इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और ही बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ यहाँ पर कि हम हमेशा जिस तरह टॉपिक्स को और हमारे जो पैनल होता है जिनके साथ हम डिस्कशन करते हैं, हमारी ये जरूर कोशिश रहती है कि पैनल भी डाइवर्स हो ताकि हम आपको डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन और प्रॉस्पेक्ट्स लाकर दिखा सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यूज लाकर दिखा सकते हो। मोहम्मद तारिक जावेद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कोच हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। गुफ्तगू का आगाज करते हुए जरूर बताइएगा नवीद साहब, किस तरह से आज अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं ओवरटेक कर जाते हैं बहुत सारे डिफरेंट अदर स्पोर्ट्स को, क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह से जैसे PSL की बात करते हैं, क्या इस तरह की और लीग्स को भी पाकिस्तान में स्टार्ट किया जा सकता है? लोकल लीग्स को जिस तरह से फैसलाबाद शहर की अपनी टीम्स को तैयार कर और कुछ इस तरह के प्लान्स भी चल रहे थे, जरूर आगाह कीजिए। जैसा कि मैम ऐसे है कि एक तो PSL का डेफिनेटली पहले तो क्रिकेट की बात कर लूँगे। क्रिकेट नो डाउट के पाकिस्तान में ऐसे है जैसे 104 बहार है, पेरेंट्स हो, लड़का हो, हर बंदे का इतना जुनून हो चुका है उसमें क्रिकेट में कि हर बंदे का पैशन है कि मैं क्रिकेट ही खेलूँ ना, बाकी गेमों को, हालांकि हमारी कौमी हॉकी थी, कौमी गेम फुटबॉल था, उसके बावजूद मगर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा जब से ये T20 और वनडे शुरू हो गया इसको बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। तो साथ साथ ऐसे कि हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है यहाँ पे, काजन ट्रॉफी अब उन्होंने सेंट्रल पंजाब में बना दिया, सेंट्रल पंजाब का चार्टर में बनी हुई है। और साथ साथ अपना अभी पिछले दिनों ही PCB का वफद आया हमारे पास, उन्होंने विजिट किया है। PSL के मैचेस जो हैं वो इंशाल्लाह उम्मीद है इस साल लाजमी 4 मैच हमारे इधर फैसलाबाद में होंगे। और जो स्पेशली एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, नेशनल चैम्पियन ट्रॉफी हो रही जो ICC करवाता है, उसके लिए भी फैसलाबाद को उन्होंने चुना
तो वो बड़ी अच्छी शनीद है फैसलाबाद के अवाम के लिए और फैसलाबाद के प्लेयरों के लिए कि वो अपने जितने भी टेस्ट प्लेयर, जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर होंगे उनको बड़ा क्लोजली यहाँ बैठ के मैच देख सकते हैं। तो ये मतलब जो नई जनरेशन है इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा जुनून है क्रिकेट का, तो वो उस हिसाब से जब अपने प्लेयरों को बहुत क्लोज देखेंगे तो बहुत सारा मौका मिलेगा उन्हें सीखने के लिए। तो इस तरह हमारे अंडर 19 है और उसके अलावा अंडर 16 के मैचेस होते हैं, प्लस फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ कंपनी हैं या मुख्तलिफ बंदे जिन्होंने बहुत सारे नाम हैं जिनके जो लोकल टूर्नामेंट करवाते हैं हमारे फैसलाबाद में, तो जिसमें मतलब बहुत सारा टैलेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसी तरह वो टैलेंट को जब आगे प्रमोट करते हैं तो वो डेफिनेटली वो फैसलाबाद का जो सितारा होता है वो पाकिस्तान का सितारा बनता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम देखते हैं, फिर ऊपर से हम ब्रीफ करते हैं पीसीबी वालों को। बिल्कुल, इसमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा आपके ख्याल में क्रिकेट के सक्सेस के पीछे, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट की बात है, इवन दो इट्स स्पोर्ट जो कि बहुत पॉपुलर रहा है सब कॉन्टिनेंट के अंदर, अगर हम इवन इन द पास्ट चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि क्रिकेट कंपैरेटिवली ज़्यादा पॉपुलर रहा है। करंटली इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे आपको क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है? किस तरह से डिफरेंट और स्पोर्ट्स भी हैं जो कि ऑफकोर्स इंप्रूव किए जा सकते हैं जिनके ऊपर, तो आपको क्या लगता है क्रिकेट की क्या स्ट्रैटेजी रही? पाकिस्तान की बात कर लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, जो क्रिकेट इज सो इम्पोर्टेंट टू पीपल, जो इतने लोग पैशनेट, इतने जज्बात क्रिकेट के साथ जुड़े होते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी 41 का, उन्होंने मुझे बुलाया। मैम ये बात है कि इसमें ना अपडेट होती रहती है, जैसे पहले टेस्ट क्रिकेट थी, फिर 50 ओवर्स आ गई, अब T20 आ गई, इसके बाद T10 आ गई, यानी कि चेंजेस होती रहती है। आप वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ नई चीज़ देते हैं, जिद्दत देते हैं, जिससे जो यंगस्टर है वो इसको ऑन करता है, फिर उसमें वो शौक और बढ़ जाता है। अब T10 भी आ रही है, आप देखें छोटे जो क्रिकेटर्स या बिगनर्स हैं वो T10 में भी खेल लेते हैं, और गलियों मोहल्लों में भी आप देखें ज़्यादा पैशन क्रिकेट का ही है। तो उसका यही है कि ये वक्त के साथ साथ अपने जो है ना चीज़ों को, स्ट्रैटेजी को चेंज करते रहते हैं। तो उन्होंने इस तरह की चेंजिंग लाई है जिस वजह से यूथ को भी मिली है, और आप देखें जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े शौक से खेलते हैं इस चीज़ को। और जब से ये अंडर 13, अंडर 16 की क्रिकेट स्कूल लेवल पर स्टार्ट हुई है, पीसीबी ने स्टार्ट किया, उससे और जज्बा बढ़ा है कि स्कूल में जो बच्चों में पैशन पैदा हो गया। दूसरे स्कूल के साथ जो पहले फाइट होती थी अब वो शुरू हो गई है दोबारा। जो पहले थे कि पहले मुख्तलिफ स्कूल्स के आपस में मैचेस होते थे, क्राउड आता था, स्कूल का क्राउड बूस्ट करता था, वो शौक से मैचेस में प्लेयर्स को अप्रिशिएट करते थे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छी बात है। दूसरी गेमों को भी इस तरह करना चाहिए। नबील साहब ज़रूर बताइएगा, जब हम हिस्ट्री पर देखते हैं क्रिकेट की और आज तक का सफर देखते हैं डिफरेंट क्रिकेट प्लेयर्स का जो कि बहुत उभर कर सामने आए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हमें पाकिस्तान क्रिकेट से उभरते हुए नजर आए। इनफैक्ट अगर फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद से भी बहुत बड़े बड़े नाम आज पाकिस्तान में खेल रहे हैं, इंटरनेशनली भी इतना नाम बना रहे हैं। क्या फैक्टर्स आपको लगता है किसी भी प्लेयर के सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्या बैकग्राउंड, क्या प्रॉपर ट्रेनिंग, क्या अर्ली एज में अगर आप ट्रेनिंग शुरू कर लें आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं? डेफिनेटली कोई भी चीज़ के आप जिस पे मेहनत करते हैं वो अल्लाह ताला भी उसे फल देता है। कि मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँगा जो इंटरनेशनल हमारा सईद अजमल था, वो वर्ल्ड रैंकिंग में वो तीनों शोबों में, टेस्ट प्लेयर में, वनडे में, T20 में वो टॉप पे रहा। तो एक्चुअली वो मेरा शागिर्द है यहाँ फैसलाबाद में। उसके अलावा मोहम्मद सलमान था फैसलाबाद से, मोहम्मद तला था, बहुत सारे प्लेयर जैसे जूनियर हमारे साथ खेला हुआ है वो टेस्ट प्लेयर बना। फैसलाबाद की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा टैलेंट का जितना देखा जाए उतना ही कम है। तो उसको अपॉर्चुनिटी अब जो कि पहले नहीं मिलती थी अब मिलनी शुरू हो गई है। तो इसमें बात वही है कि जितना शौक लगन से बंदा करता है उसमें डेफिनेटली वो आगे वो सक्सेसफुल होता है। तो क्रिकेट एक ऐसी गेम है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत मांगती है बाकी निस्बत गेमों से। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है हमें कि इसमें बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, एक स्पेशल शोबा होता है बॉलिंग का, किसी का बैटिंग है। उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग और फील्डिंग है वो इतनी ज़रूरी है कि वो अपने शोबे से हट के भी वो फील्डिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसमें वो ट्रेनिंग का मस्ट कि ये आम गेम देख लें, फुटबॉल देख लें घंटा, हॉकी देख लें घंटा, कबड्डी देख लें बहुत थोड़ा सा टाइम होता है। जो क्रिकेट है वो मुख्य सुबह 10 बजे शुरू होनी है, 4 बजे तक चलना है मैच। तो उसमें मुख्य ज़ाहिर बंदे का
इतनी ट्रेनिंग की हो जिसमें बंदा प्रॉपर अपने आप को 110% फिट दे। ये भी अगर हम कंसिडर करें कि आज जो प्लेयर्स हमें खेलते हुए नजर आते हैं उनके पास उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो अगर इन द पास्ट हम चले जाएं तो बहुत कम क्रिकेटर्स को, इवन अगर आप ग्लोबली खेल भी रहे थे, इंटरनेशनली भी खेल रहे थे, तो उतनी रिस्पेक्ट आई थिंक आपको नहीं मिलती। अगर हम आज अपनी पाकिस्तान की टीम को देखते हैं, आज हम ओवरऑल PSL में देखते हैं, तो बहुत सारे प्लेयर्स को आज वो अपॉर्चुनिटीज हासिल हैं जो अगर आज से हम 10 या 15 साल पहले चले जाएं तो बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल होते थे। पाकिस्तान में PSL का आना क्या रोल प्ले किया इसमें आज हमारी क्रिकेट टीम के सक्सेस में, और लोगों के साथ जो कनेक्शन है क्रिकेटर्स का उसको डेवलप करने? जी, ये PSL आने से जो हमारे पाकिस्तान में ना क्रिकेट उस दौर में बहुत कम हो गई थी। एक तो वो इंसिडेंट्स हो गया था श्रीलंका वाला, बिल्कुल तो उसके बाद लोगों में ना वो शौक नहीं था। जो चीज़ आप अपने सामने देखोगे ना उससे शौक बढ़ेगा। एक चीज आप दूसरी कंट्री में हो रही हो, टीवी पे लाइव भी आ रही हो, तो लोगों में वो सक्सेसफुल नहीं पैदा होती। और दूसरा, जो अपने मुल्क में रह के हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं उनको देख के लोग उसको कोशिश करते हैं हम इन जैसा बने। अपने सामने बाबर आजम को देख लें, क्योंकि जब क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं थी तो फेवरेट प्लेयर भी नहीं थे टीम में। अब जबकि क्रिकेट पाकिस्तान में आई है, PSL की वजह से आई है, उसके बाद दूसरी टीम्स आ रही हैं, तो हमारे फेवरेट प्लेयर्स भी आ गए हैं। मोहम्मद रिजवान देख लें, बाबर आजम देख लें, उन्होंने मेहनत भी की और अब लोग उनको देखकर अपने अंदर शौक पैदा करते हैं कि मैं बाबर आजम बनूं, मैं रिजवान बनूं, क्योंकि ये पाकिस्तान में क्रिकेट आई है तो लोग को बच्चों में ये पैशन पैदा हुआ है। अगर आप बाहर क्रिकेट ले गए थे तो ये पैशन नहीं था, क्योंकि वो टीवी पे देखते थे, 4 दिन देखते थे बस। लेकिन अब जब ग्राउंड्स में जाकर उन प्लेयर्स को देखते हैं, फिर उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये PSL का बहुत बेनिफिट्स हुआ है पाकिस्तान को भी और प्लेयर्स को भी, और जो हमारे बिगनर्स प्लेयर हैं तो सीखना चाहते हैं उनके लिए। जिस तरह आपने बात की बाबर आजम बनना चाहते हैं, तो मैं ये भी बताती चलूं कि हमारे प्लेयर्स की जो सबसे अच्छी बात है आज, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उनके सक्सेस में, वो जिस तरह बोलते हैं ना गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलकर आगे आना। प्रॉपर हम देखें तो हमारे पास कोई इस तरह के ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, इनफैक्ट इक्विपमेंट भी मौजूद नहीं है। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको वो अपॉर्चुनिटीज हासिल हो जाती हैं। लेकिन इनिशियली आई थिंक हर प्लेयर जो आज इंटरनेशनली खेल रहे हैं, नेशनली पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका शुरू गली मोहल्ले की क्रिकेट से हुआ। ये बहुत मजे की बात है ये सोचना कि और ये प्लेयर्स जब इंटरनेशनली जाके खेलते हैं तो समहाउ जो सबसे बड़े बड़े ट्रेन्ड एथलीट्स हैं, जो जिनके पास फिटनेस कोचेज अलहदा हैं और मतलब बहुत सारी और चीजें भी मौजूद हैं, उनको भी जाके कड़ा कंपटीशन दे के आती है हमारी टीम। इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे आपने अभी बताया मोहल्ले की, और हमें देखा जाए कि हमें गांव से बहुत सारे लड़के जो टैलेंट वाइज मिलते हैं, जब ट्रायल होते हैं तो ऐसे ऐसे बच्चे जो गांव में या शहर में गली मोहल्लों में खेलते हैं, तो नो डाउट के वो अफोर्ड नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारा जो मुझे कॉस्टली है, ये क्रिकेट गेम एक ऐसी है बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इसको मुझे मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। उसके बावजूद जब कोई लड़का आगे जाता है, उसका मुझे ड्रीम होता है कि मैंने आगे जाना है, जब वो जाता है तो वो चीज़ें जिस अंदाज में मिलती हैं उसे, तो वो तो इतनी मेहनत की होती है तो अल्लाह ताला भी उसे फल देता है। और इतना ज़्यादा पैसा आ चुका है क्रिकेट में, क्योंकि बाकी गेमों में इतना पैसा नहीं है, तो वो चीज़ को देखते हुए तो और लगन और जोश पैदा होता है कि मैं भी आगे से आगे जाऊं। तो जिसमें बहुत सारे प्लेयर हमारे मुझे, जिसमें अभी बाबर आजम का नाम आ रहा है, रिजवान का नाम आ रहा है, तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे गली मोहल्लों से सारे हम लोग खेल के आगे आए हैं। तो ये बड़ी चीज़ है कि इसमें मेहनत करना जो है ना वो सबसे ज़रूरी है। अगर हम देखें जो आज सिचुएशन है डिफरेंट टीम्स के साथ, और स्पेशली जिस तरह से हम जाकर जो जज्बा होते हैं ज़्यादातर जो आप देखते हैं, स्पेशली अगर मैच हो इंडिया के अगेंस्ट आपका या बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच हो, तो मतलब हमारी आवाम सड़कों पर निकल आती है। और इनफैक्ट कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे अपने भी हुए हैं जहाँ पर आप अगर इकट्ठे मैच देख रहे हैं और जहाँ पर पाकिस्तान जीत रहा होता है, वो लम्हा आई थिंक किसी और लम्हे की तरह का नहीं होता। और खुदा ना खास्ता कहीं अगर इंडिया के अगेंस्ट हार जाए तो आवाम का गुस्सा भी उसी तरह से भर के सामने ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और ये जोश और जज्बा मुझे लगता है पॉजिटिवली चैनल होना चाहिए, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारी हार और जीत तो हिस्सा होती है किसी भी खेल का, जिंदगी का हिस्सा है जब, तो हमारी टीम के साथ थोड़े ज्यादा गुस्सा नहीं हो जाते आपको लगता है? आपकी बात दुरुस्त है। अभी अब रिसेंटली देख रहे हैं एशिया कप आ रहा है, तो बाबर आजम से सवाल ही किया था किसी ने
कि इंडिया के साथ मैच आ रहा है, तो आप अभी से क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैच है, बस जस्ट आप मैच को मैच समझे, और क्रिकेट होगी, अच्छी क्रिकेट होगी, क्राउड्स को एंजॉय करेगी क्राउड्स, लेकिन इतना हाइपर ना करें कि जिससे ये हो कि आवाम बाद में हमें गालियां देना शुरू कर दे। तो हाइप ना क्रिएट करें अननेसेसरी, जिससे अवाम और ज्यादा जज्बाती हो। बस आप इस गेम को गेम देखें, तो ये अमन, स्पोर्ट्स क्या है, अमन है कि हमने यहाँ पे लोगों को एंटरटेनमेंट भी करना है और उसके साथ साथ उनकी जो है ना उसकी टेम्परामेंट भी चेक करना है। तो हमें भी चेक करना चाहिए ना फिर अपना टेम्परामेंट, कि यही प्लेयर हैं, यही जीत के आते हैं, यही हार के आते हैं, और हारेंगे तो सीखेंगे ना। कोई भी बंदा कामयाबी की तरफ जाता है, नाकामी उसकी जिंदगी में लाजमी होती है, नाकामी आएगी तो फिर वो कामयाबी की तरफ जाएगा। इसीलिए हमारी अवाम्स को, क्राउड्स को अपने प्लेयर्स की बैकअप करनी चाहिए। अगर वो हारते भी हैं तो भी उनको कहें कोई नहीं, नेक्स्ट आप जीते, प्लेयर भी खुश होगा कि यार मैं आज हारा हूं तो मुझे फूल दिए हैं, कल मैं जीतूंगा तो इंशाल्लाह ये और खुश होंगे। यानी कि सपोर्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो एक इंकरेजमेंट बहुत जरूरी है सपोर्ट करना। जैसे कि आज से 10-15 साल पीछे चले जाए, कि जैसे इंडिया वाले पाकिस्तान से हारते थे तो उनके घर जला दिए जाते थे। तो इधर हमारे के जैसे मैं नाम नहीं लूंगा प्लेयरों के, बहुत सारे घरों में जाके उनके घर तोड़ दिए हमारे, जब इंडिया से हम हारते थे। तो जेन्युइन बात ये है कि स्पोर्ट्स एक ऐसी गेम है, स्पेशली क्रिकेट है, इसमें हार जीत तो होनी है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी और मौत आनी ही आनी है बंदे को, इसी तरह मुझे स्पोर्ट्स में भी कोई बंदा हारता कोई जीतता, उसको मुझे इस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए कि वो घरों को मुझे आग लगा दें या मुझे टीवी तोड़ दें, कि ज़ाहिर मुझे वो एक मैच तो नहीं है ना, उसके बाद भी तो चलना है। तो अब जब जीते हैं तो मुझे वो इतना जश्न मनाते हैं। उससे पहले जब मीडिया ने वो 8-10 दिन पहले एक मैच के इतनी हाइट पे की होती है कि वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो जाना है, इंडिया पाकिस्तान नहीं हार जीत करना, क्रिकेट नहीं है। तो हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह होता है कि मतलब बाजार शहर प्रॉपर बंद हो जाते हैं। जब वो मैच होना हो ना कोई, तो हर चीज़ बंद हो जाती है कि हर बंदे को सही होता है कि यार वो मैच शुरू होना है, वो शाम को 4 बजे शुरू होना है, तो लोग मतलब 1 बजे हर चीज़ बंद करके पहुंचना शुरू हो जाता है। अगर हम आज देखते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, तो रियलाइज होता है कि हमारे प्लेयर्स ने कितना अच्छा किया है, और इवन लिमिटेड रिसोर्सेज फैसिलिटीज होने के बावजूद हम किस तरह से कम्पीट कर रहे हैं ग्लोबल लेवल। अगर हम सिर्फ फैसलाबाद शहर की बात करते हैं, कि आपको लगता है यहाँ के प्ले अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, वो फैसिलिटीज मौजूद हैं, और मैं इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल लेवल पे भी बात करते हैं कि वो अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो ऐसा कहते हैं छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाएगा हमारे साथ ही। वेलकम बैक। सीरियल चैनल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे क्रिकेट के बारे में। अभी अभी 14 अगस्त गुजरा है, और आपको पता है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, क्रिकेट के बगैर पाकिस्तान की बात की ही नहीं जा सकती। अगर हमारे दिलों में जज्बात हैं और गुस्सा है किसी चीज़ पे, तो आई थिंक सारा हमारा क्रिकेट के ऊपर ही निकल जाता है। और जितने जोश और जज्बे के साथ हमारी टीम को सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वैसा शायद ही कहीं और आपको किसी और मुल्क में देखने को मिलता हो। हाँ, कभी कभी थोड़ा पर्सनल भी ले जाते हैं, डेफिनेटली उस पर काम करने की जरूरत है। पर्सनली नहीं देते होते, जीते या हारे हमारी टीम है, और हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, अपने लोगों को एड करना चाहिए, ना कि उनके लिए मुश्किलात को ज्यादा करना चाहिए। जिस तरह मैं ब्रेक में जाने से पहले आपसे पूछ रही थी, फैसलाबाद शहर की बात कर देते हैं, क्या हमारे इतने टैलेंटेड प्लेयर्स, इनफैक्ट और ऐसे लोग जिन्होंने अपनी बुनियाद पे इंटायरली सीखी है क्रिकेट, अपनी बुनियाद पे करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, क्या लगता है कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे फंडिंग की कमी है लोकल, अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं? देखिए जी, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फैसलाबाद में फैसिलिटीज अब आ गई, कुछ आ गई हैं, कुछ आ गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे अपडेटेड हूँ मैं इस बारे में, जरूर बताइए। नवीद भाई माशाल्लाह पहले क्रिकेट खेलते हैं, हमसे सीनियर भी हैं। पहले वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब आप देखें, हमारा एक क्लब है, मैं वहाँ पे कोचिंग भी करता हूँ, काउंटी स्टार है, वहाँ पे मार्बल विकेट भी है, वहाँ पर सीमेंट पिच भी है, वहाँ पे ट्रफ पिच भी है, वहाँ पे मैट पिच भी है, और बॉलिंग मशीन भी अब आ गई है। इसी तरह आप देखें, डीपीएस वालों ने बड़ी अच्छी बनाई है, डीपीएस में विकेट्स और स्विमिंग पूल भी है वहाँ पर। इसी तरह आप साइकिल चलें, साबर भाई के पास भी हर फैसिलिटीज़ है। इसमें सलमान भाई की एकेडमी है, वहाँ पे भी पूल है, बॉलिंग मशीन है, मैट है, यानी कि अब वो फैसिलिटीज़ प्लेयर्स के पास हैं। उनके पास जिम भी है, काउंटी स्टार में भी जिम है, तो उस जिम का इफ्तिताह भी नवीद भाई ने किया था। अब प्लेयर्स के पास फैसिलिटीज़ हैं, अब हमें प्लेयर्स को जो टैलेंटेड है उनको चुन के
ला के उनको पॉलिश करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल जो है ना इसका दौर है, और इस दौर में बच्चे जो है ना वो ज्यादा फास्ट मीडिया की तरफ जा चुके हैं। उसको हमने, अब पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ग्राउंड्स में छोड़ कर जाए। अभी हमारे जो क्लब है वहां पर यकीन माने सुबह नमाज के बाद पेरेंट्स ना 5:30 पौने 6 बजे अंडर 10, अंडर 11, 12 को लेकर आते हैं, और वो बड़े खुश होते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर आके 15-20 मिनट आधा घंटा गुजारते हैं, घर जाके हमें ये फ्रेश नजर आते हैं। तो ये जो फास्ट एक्टिव भी हो जाते हैं, उनकी मदर्स भी खुश हो जाती हैं कि अब ये फास्ट फूड भी कम कर रही हैं, अब फास्ट फूड भी कम कर रही हैं, तो जिस वजह से बच्चे अब थोड़े से हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं। और वैसे भी आई थिंक बच्चों के लिए एक्सर्शन बहुत जरूरी होती है, तो जब आप उनको किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आई थिंक जितने भी बच्चों ने आज तक स्पोर्ट्स अगर बचपन में खेली है, आपने अगर खेली चाहे वो गले मोहल्ले की स्पोर्ट्स क्यों ना, आपको स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट जिसको बोलते हैं ना, जो आप वो सीख जाते हैं तो वो पूरी जिंदगी आपका साथ निभाता है। अगर आप हारना जानते हैं और हार को पर्सनली लेना नहीं जानते, कि किस तरह से नहीं लेना उसको पर्सनली, तो वो आपकी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, हर स्टेज के ऊपर आपकी एक्चुअली हेल्प करती। अग्री करते हैं इस बात से? आपके लिए, अपने लिए क्या ये इस तरह से रहा? क्या आपने जो चीजें अपने स्पोर्ट्स के करियर में सीखी हैं, क्या वो जिंदगी के दूसरे मराहिल में आपके काम आई है? सर मैं बताता हूँ, हम इनको देखते हैं, हम इनका लोगों को कहते हैं कि नवीद भाई ने बचपन से स्पोर्ट्स खेली है, और वो एज ए प्लेयर ही अब जॉब कर रहे हैं, और इतनी इनकी जॉब में यानी कि ना बिजी होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे के साथ इस तरह का एटीट्यूड होता है इनका कि जैसे ये उनके अपने हैं। ये इनकी ट्रेनिंग और इनकी स्पोर्ट्स से लगाव का असर है कि इस एज में भी ये फिट नजर आते हैं। तो यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि पहले तो अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब स्पोर्ट्स में थे, क्रिकेट में थे। उसके बाद जब मैं मतलब शुरू की स्कूल कॉलेज, फिर मोहल्ला स्कूल कॉलेज, फिर ऐसे फर्स्ट क्लास खेला हूँ मैं 25 साल, तो उसमें कोई शक नहीं है कि हार जीत, और क्रिकेट के बाहर गेम में मैं बच्चों को भी जब ब्रीफ कर रहा होता हूँ ना, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि क्रिकेट ऐसी गेम है, ये रुआती ज़्यादा है, साथी कम है। एक मैच में आपने 100 कर दिया, अगले में मैच में वारी आई, अब 0 पे आउट हो गए हो। तो मुझे अभी मैंने इधर अकेडमी बनाई हुई है जवाहर क्लब में, वहाँ पे फीमेल भी आती हैं और मेल भी है मेरे पास। मेरे पास तकरीबन कोई 100 लड़का है, और फीमेल हैं 25। उनको मैं ये कह रहा होता हूँ कि ना मेहनत मेहनत मेहनत, और उसमें ये चीज़ अपने आप में ले आओ कि इतना स्मूथली, इतना अपने आप को ईजी कर लो। आपने मैं मैचेस शुरू कराता हूँ, मैं कहता हूँ आपने 15 से 20 मैच हारने, आपको हारने की पहले हो का पता हो, उसके बाद फिर हमने इंशाल्लाह जीतना शुरू हो जाना है। वो इसी तरह, और इसी तरह मैं अपनी लाइफ को लेके चल रहा हूँ। जब यहाँ पे मैचेस होते हैं ना, तो इतना ज़्यादा रश होता है, पब्लिक का, इंतजामिया का, सारा 1 to all। तो मेरे पास ऐसे ही मक्के एजेंसियों के लोग बैठे, तो हम लोग कभी मैं इधर जा रहा, कभी इधर जा रहा हूँ। मैच शुरू होना था वनडे, 2008 की बात है। मुझे एक आर्मी वाला बंदा कहता है, यार मुझे बताना आपके शहद किधर लगा हुआ है। मैं क्या क्या मतलब? कहते हैं आप इधर जाते हैं 25 बंदे आपके इधर होते हैं, इधर जाते हैं 50 बंदे इधर होते हैं। तो एक बंदा वहाँ बैठा था, एक और कहता जी मैं इनकी जगह होता ना बैठा, मैं पहले 2-3 को वैसे ख़त्म करता, फिर अपने आप को मारता। उसके बावजूद भी ये बंदा है कि हर टाइम कभी भी मुस्कुराहट के अलावा कोई बात नहीं करता। तो ये सारा स्पोर्ट्स की वजह से या मेरे पेरेंट्स की वजह से मुझे मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करता हूँ हर अपने मामलों में। एंड यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट द एंड ऑफ द डे कि आपके अंदर वो स्किल्स मौजूद हो। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के ऊपर कहते हैं, और पढ़ना चाहिए। आई एब्सोल्युटली सपोर्ट, अगर आपकी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है एक तरफ, तो बच्चे के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स भी अपनी ग्रूमिंग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट्स समथिंग जो आज हम रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं। जिस तरह आपने भी स्कूल के बारे में मेंशन किया कि अब कुछ इस तरह के स्कूल्स भी हैं जहाँ पर एक्चुअली में स्पोर्ट्स के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, बच्चे खेलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रॉपर पढ़ाई के साथ इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। क्या आपको लगता है ये ट्रेंड तब्दील हो गया है आज? बिल्कुल ऐसे ही है कि ये ट्रेंड तब्दील हो गया। स्पोर्ट्स में बच्चे काफ़ी आ रहे हैं, और उनके पेरेंट्स भी कोशिश कर रहे हैं कि जो फास्ट मीडिया है इससे छुटकारे के लिए हमें स्पोर्ट्स को अपडेट करना चाहिए।
स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को भेजना चाहिए। कि आई एग्री विद यू कि एजुकेशन लाजमी कंप्लीट करनी चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी स्पोर्ट्स होगी, कोई जो बच्चा है ना अपनी कोई ना कोई अदर एक्टिविटीज़ पढ़ाई के बाद मेंटली तौर पर जब वो वहाँ जाएगा वो फिट होके आएगा, फिर पढ़ाई का रुझान ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप उसको हर टाइम तालीम पे लगाएंगे तो वो फोकस हो जाएगा, ज़हनी मरीज बन जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जब हम इवन जॉब मार्केट की बात करते हैं आज के वक्त में, या हम इवन बिजनेसेस की बात करते हैं, एनीथिंग पोस्ट एजुकेशन, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपके पास डिफरेंट तरह की चीज़ों को एनालाइज करने का माइंडसेट है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं, और बिल्कुल पढ़ाई में अच्छे होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व होना, स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होना, टीम वर्क समझना। टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट स्किल है लाइफ में? टीम वर्क बहुत ज़रूरी है जी। मतलब टीम वर्क अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता किसी जगह भी ना, क्योंकि नो डाउट के मतलब जहाँ पे वो एफर्ट करना चाह रहा है वो सिंगल हैंडली करेगा ज़रूर, वो इतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना कि टीम वर्क होगा ना। उसमें सबसे ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी कि आपको मुख्तलिफ तरह की तजर्बे जो उनके मुख्तलिफ बंदों के होंगे वो मिलेंगे, उनको आप अगर शेयर करके चलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको कामयाब हो जाए। अच्छा, ये तो हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स और स्किल सेट के हवाले से बात की। पर्सनली आपके एक्सपीरियंस में, या आपके जो मैचेस आपने देखे हैं या कोच किए हैं, उनमें से कौन सा मैच सबसे इंटेंस रहा है आपके लिए, जहाँ पे आप परेशान थे, जीतेंगे हारेंगे, टेंशन हो रही थी, और फौरन और फिर जीते के हारे, ये भी बता दें। ये वही बात आ जानी है कि वो जो इंडिया वाले मैचेस होते हैं पूरे वर्ल्ड में वो ही ज़्यादा बेहतर होते हैं, और उन्हीं मैचेस को लोग लाइक भी करते हैं। वो नवीद भाई वाली बात के हफ्ता पहले मीडिया भी उसको हाई क्रिएट कर देता है, तो उसमें वो सबसे ज्यादा इंटेंस रियली वो ही होता है हमारी कौम के लिए भी कि पहले शारजा में मैचेस होते थे, हम एंजॉय करते थे, अब वो शारजा में नहीं होते थे, अब वो हमसे खेलने नहीं चाहते। इसी तरह भी बड़े इवेंट्स हमारे सामने आते हैं, कभी हम हार जाते हैं, कभी वो हार जाते हैं, तो वो टेंस वाला मैचेस होते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह एनी टाइम अब अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, पर्सनली मुझे बाबर आजम बहुत अच्छे लगते हैं, और क्या आपको लगता है ये फैसलाबादी टच जो है वो हमारी टीम के लिए बड़ा अच्छा रहा है, और ओवरऑल बड़ा रिलेट कर पाते हैं फैसलाबाद शहर के लोग जब वो कोई ना कोई किस्सा कहानी सुना रहे होते हैं फैसलाबाद शहर के वाले से, या जो पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, तो बड़ा क्लोज टू होम फील हो रहा होता है। डेफिनेटली जब हम लोग खेलते थे, जहाँ अभी देखते हैं टीम में सारे ये बाहर हमारे हाथों से सारे बच्चे आगे गए हुए हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली फैसलाबाद की जो स्पेशल जुगत है वो, और उसकी जो लैंग्वेज है ना, और जो स्टाइल है, वो स्टाइल है बोलने का, उसमें आता है कि बड़ा एक टिपिकल जो हमारा है फैसलाबाद का लफ्ज़, तो वो हर जगह पे साथ मिला देना होता है हमने ना। तो वो कराची में बैठे हो या मैं पिंडी में लाहौर में बैठे हो, तो वो विद इन सेकंड कहते हैं वो फैसलाबादी रुक जाए इधर। बिल्कुल ऐसे ही है, और इसी तरह से ये जो एक्सेंट है, आई थिंक ये बड़ा मजे का होता है, सुन के बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप देख रहे होते कोई मैच जीत लिया, ट्रॉफी लेने जा रहे हैं, अपनी स्पीच में कहीं पर इस तरह से बात कर रही, बहुत अच्छा लगता है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारी डिस्कशन स्पेशली क्रिकेट के हवाले से थी। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो क्रिकेट को लेकर आप बहुत जज्बाती होंगे, और आई थिंक ये एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते कई दफ़ा अपने जज्बात को, और करना भी नहीं चाहिए। जब हमारी टीम की बात हो तो डेफिनेटली जितना जज्बा उनका है, जितनी मेहनत उनकी है, उतना ही सपोर्ट हमारा पूरी तरीके से होना चाहिए। तो पाकिस्तान की बात करें, क्रिकेट की बात ना करें, इसलिए सोचा आज के दिन क्यों ना क्रिकेट की बात करते हैं, हमारे टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन की बात करते हैं, किस तरह से मेहनत करते हैं और क्या जर्नी रही है उनकी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी जिंदगी में। आज आई थिंक हम लोग सक्सेस की बात करते हैं, हम लोग पैसे की बात करते हैं, लेकिन हम स्ट्रगल की बात नहीं करते। हम ये नहीं बात करते कि अगर हम किसी को टीवी पे देख रहे हैं, या हम किसी को सक्सेसफुल देख रहे हैं अपने करियर के अंदर, या हम किसी प्लेयर को अगर देख रहे हैं, तो उसके पीछे उनकी जिंदगी के डेकेड्स की एक्चुअली में स्ट्रगल रही। तो सक्सेस एक रात में नहीं आ जाता, और अगर एक रात में आ भी जाए तो स्ट्रगल उस पॉइंट पे शुरू हो जाती है जहां पर आपने उस सक्सेस को फिर मेंटेन करना है। बिकॉज आप एक दफा किसी चीज के आदी हो जाते हैं, फिर आपको मेंटेन भी करना पड़ता है। जहां पर आप स्लो डाउन हो जाते हैं, जहां पर आप छोड़ देते हैं मेहनत करना, वहां पे वो सक्सेस आपके हाथ से जाना शुरू हो जाता है।
होता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि मुझे लगता है कि आज की हमारी जो जनरेशन है, जो हम सोशल मीडिया के दौर में जो स्पेशली पैदा हुए हैं, जो बड़े हुए हैं, वो यूट्यूबर देखते हैं, वो सोशल मीडिया स्टार्स देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं, पीछे की मेहनत नहीं देखते। ये नहीं देखते कि सालों साल स्ट्रगल किया है, सालों साल मेहनत करने के बाद वो उस मुकाम तक पहुंच पाए। क्या कहेंगे आप? जैसे पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, वो स्ट्रगल वाली बात कि अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा, कायद आज़म ने उसको तबीर को पूरा किया, फिर हम देखें फिर जैसे हमारे दाद के नानके वगैरह जब 1947 में आए, क्या क्या रास्ते में हुआ कि किसी को काट दिया गया, किसी को कुएं में फेंक दिया गया, वो जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, वो कुर्बानियाँ आज की जनरेशन को विद इन सेकेंड कुछ नहीं पता। उसको पता 14 अगस्त आया, झंडे ले लो, बाजे ले लो, मोटरसाइकिल पे घुमा लो, बस। अगर हम लोग वो चले जाएं, वो चीज़ें सोचें कि हम लोगों ने किस तरह आज़ादी लिया और हम किस तरह आज़ादी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो रहे हैं आराम से, और हमारी पाक आर्मी जैसे सरहदों पे लगी हुई है, इस पर कोई शक नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ अगर पुराने दौर की अगर इन नई जनरेशन को मिल जाए, इनको को महल मोबाइल क्या है, जब हर चीज़ छोड़ के बैठ जाए। अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, मोबाइल पे लगे रहते हैं सारा दिन, कोई नहीं पता कि कौन सा इवेंट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी आज़ादी जो हमारे लिए है, कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस जैसी कोई चीज़ नहीं है हमारे मुल्क में कि अपनी नींद सो रहे हैं, अपनी नींद उठ रहे हैं, अपना हर चीज़ जो है ना वो कर रहे हैं। इसके पीछे इसी तरह अगर स्पोर्ट्स में हम करते हैं, जैसे मैं अपनी बात कर लेता हूँ, जैसे मैं बड़ा हल्के से घराने से था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा किया, वाला साहब अल्लाह जन्नत से ही करे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो मैं मतलब जैसे गली मोहल्ले और स्कूल से क्रिकेट शुरू किया, उस टाइम भी मतलब क्रिकेट जो वाहद गेम थी कि बहुत कॉस्टली थी। अब तो बहुत ज़्यादा इस पर पैसा आ भी गया है और इसमें ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो गई है। क्योंकि जिस तरह मैंने मेहनत की है, मतलब स्कूल, कॉलेज, अंडर 16, अंडर 19 ट्रॉफी, पाकिस्तान लेवल तक मैं गया हूँ, फिर मैंने कोचिंग की है 10, 15, 18, 20 साल फैसलाबाद की, बड़े प्लेयर पैदा करके दिए। तो मेरा एक ही जुनून होता था कि यार मैंने स्ट्रगल किया, मुझे अल्लाह ताला ने जो भी फल देना वो मेरा मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ कोई फैसलाबाद का बंदा जो भी जिसको मैं इतनी मेहनत कराऊँ, वो फैसलाबाद का नाम रोशन करे, अपने पेरेंट्स का करे, कोच का करे, प्लस पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में नाम पैदा करे अपना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्लेयर ऐसे थे जिसपे मैं स्पेशली फिर मैं सईद अजमल का नाम लूँगा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में नाम पैदा किया, फैसलाबाद का नाम पैदा किया, उसके बाद दुनिया में नाम पैदा किया, वो टॉप पे रहे सारा। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले मैं आपसे मैच के हवाले से भी पूछ रही थी, अगर आप वो भी बताना चाहें, कोई इस तरह का मैच या किस तरह के सबसे डिफिकल्ट प्लेयर कौन रहा है आपके लिए कोच करने में? डिफरेंट प्लेयर देखें, डिफिकल्ट सबसे ज्यादा किसने तंग किया आपको? पाकिस्तान की तरफ से? हाँ जी। पाकिस्तान में रिसेंटली आप देखें, जब मिसबाह हक साहब खेल रहे होते थे तो हर बंदे का माइंड होता था पता नहीं ये चिक्का लगाएंगे कि डॉट बॉल करेंगे। तो वो सबसे मुश्किल ही प्लेयर हैं, तो उनको जज नहीं किया जाता था कि ये कि क्या आज परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या करेंगे। तो इस वजह से बाकी आजकल अजहर अली खेल रहे हैं, उनका भी कोई माइंड नहीं होता कि किस बॉल पे हिट करेंगे, फुल टॉस पर भी स्टॉप कर लेंगे या फुल टॉस को हिट भी करेंगे। अच्छा, कौन से प्लेयर का आपको गारंटीड होता है कि ये मतलब पता चल जाता है आपको कि वो ग्राउंड में जा रहे हैं, उससे पहले आप अंदाजा लगा लेते थे कि अच्छा ये आज बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे? देखिए जी, रिसेंट जो अभी गुजरे हैं उनमें तो आप देखें बाबर आजम जो है वो जब भी विकेट पे होता है, अभी रिसेंटली जो मैचेस हुए हैं आपके सामने, श्रीलंका में पहला टेस्ट मैच आप देखें वो खड़ा रहा पहली इनिंग में, तो हर बंदे को ये था कि इंशाल्लाह हम ये जो मैच है ना ले जाएंगे। नेक्स्ट मैच में देखें वो विकेट जब आउट हुआ तो पीछे किसी ने स्टे नहीं किया। तो इसी तरह ये जो प्लेयर्स हैं इन पे एतमाद है, आजकल के जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम में वो फेवरेट भी हैं हर एक के लिए, पूरे वर्ल्ड में फेवरेट भी हैं। तो बाबर आजम नो डाउट आजकल के दौर में जो है ना उस पर एतमाद मुकम्मल किया जा सकता है और करते हैं, कोचेस भी करते हैं और उसकी कैप्टनसी भी बड़ी अच्छी हो रही है। और रमीजा साहब जब से आए उन्होंने प्लेयर्स को पावर्स भी दी है कि वो अपनी जो मेंटली अपने जेन में है, उनके सोच थिंकिंग है, वो उनसे शेयर करते हैं, आउटसाइड द बॉक्स सोच सकें, परफॉर्म करने के लिए उनको जो चाहिए वो हाँ जी प्रोवाइड करते हैं। और आप देखिए वो रिजल्ट दे रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे रिजल्ट दो, आपको जो चाहिए
फाइनेंशियल भी, आपको टीम्स में भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको प्लेयर्स को चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, पाकिस्तानी फ्लैग की रिस्पेक्ट चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें वो बाबर आजम ने उस चीज़ को ऑन किया और स्टार्ट में उसको क्रिटिसाइज भी किया गया कि ये कैप्टनसी छोड़ दे, ये घबराया हुआ है, लेकिन उसने शो करवाया कि मैं एज ए प्लेयर भी अच्छा था, एज ए कैप्टन। और वो भी देखें आप वाली बात कि उसकी स्ट्रगल कितनी थी। वो बॉल पिकर था, बॉल पिकर से पाकिस्तान का कैप्टन बना है। अब देखिए उसकी भी स्ट्रगल कितनी है। और आजकल का जो प्लेयर है हमारे क्लब में नेक्स के लिए भी आता है, नवीद भाई के लिए आता है, उसके अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो यही कहते हैं ये 13 खेल जाएगा, ये सेंट्रल पंजाब खेल जाएगा, हालांकि उसने वो चीजें देखी ही नहीं। और जो छोटा बच्चा आता है जिनके पेरेंट्स मतलब फाइनेंशियल तो इतने मुस्तहकम नहीं होते, वो तो फिर जो क्लब के ओनर्स होते हैं वो उनको फेवर देते हैं सामान की भी, उसको पिक एंड ड्रॉप की भी। वो प्लेयर फिर स्ट्रगल करता है, घर में भी करता है, वो फिर ग्राउंड्स में भी करता है, वो फिर मैच में भी करता है, तो वो रिजल्ट नजर आ जाता है। इसलिए बाबर आजम जो है ना वो नो डाउट उस पर एतमाद है, इंशाल्लाह रहेगा और वो पाकिस्तान को बहुत सी फतवार देगी। आमीन। और बिल्कुल हमारे, जिस तरह मैंने पहले कहा कि इवन तो हम मजाक में सिर्फ बात करें, हमारे प्लेयर्स हमारी जान है, हमारे मुल्क की जान है, हमारे मुल्क का नाम रोशन करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये सिर्फ वैसे ही हम थोड़ा सा इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे थे आपसे। अगर आज के प्लेयर्स को देखते हैं, आज के बच्चों को देखते हैं जो इंटरेस्टेड हैं आगे आके क्रिकेट में नाम बनाने की, सबसे क्या एडवाइस आपको मिली थी अपने करियर में जो आप उनको पास ऑन करना चाहेंगे? अपने पैशन को लेके मतलब जुनून की हद तक उसको लेके चलना, और उस पर मेन चीज़ है मेहनत। जितनी भी आप मेहनत कर लें उतनी कम है मुमकिन। मैंने पहले भी बोला था कि क्रिकेट एक वाहद गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये टाइम पीरियड काफ़ी लंबा होता है इसका, सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में रहना है। फुटबॉल, हॉकी, फलां जो भी गेमें हैं वो आधे घंटे की हैं, घंटे की हैं। इसको पूरा लेके चलना और आपका माइंड जो है वो बिल्कुल फोकस होना चाहिए उस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पे। मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि ठीक है आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जब आप ग्राउंड में आते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस के लिए आते हैं, वो 2 घंटे या 3 घंटे जो आप दे रहे हैं ना, वो टोटली फोकस आपका उस क्रिकेट पे होना चाहिए। जो भी आपका पैशन है, बॉलर है, बैट्समैन है, आपका ट्रेनिंग जो टाइम है उसमें आपने टोटल सारा कुछ ख़त्म करके आपने सिर्फ उसमें गेम में देना है। तो 100% बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी पिक कर देते हैं इन चीज़ को। सत्ती जो आपसे अपने करियर में हुई हो, एक लाइन में, बस हमारे पास वक्त तकरीबन खत्म हो, और नहीं करनी चाहिए प्लेयर्स को। मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी गलती हुई, मैं इंजर्ड हो गया था जिसकी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं खेला। मतलब ध्यान से खेला करें, ध्यान से खेलें। हाँ जी, बस ध्यान से खेलें, कोशिश करें इंजरी ना हो आपको। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।